हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है उसको हम लोग पहले देखते हैं। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, डेफिनेट इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन ऐसे देते हैं। इंटीग्रैंड एफ एक्स एंड दिस इज योर इंटीग्रल एंड द होल प्रोसेस इज कॉल्ड एज इंटीग्रेशन। ओके, तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं था, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन था। क्यों? इसका जो इंटीग्रल आता था वो एक डेफिनेट वैल्यू नहीं था। जो हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो ऐसे लिखा रहता है। इसमें अब आपको देखना है कि ये जो है इसका जो वैल्यू है फिक्स्ड है। इसमें देखिए हम जो दो कांस्टेंट यूज कर रहे हैं यहाँ पे, जो ऊपर वाली वैल्यू उसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट, और जो नीचे वाली वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर लिमिट। सो इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है? ये जो है आपका एरिया बताता है, जो कि कर्व y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए और x इक्वल टू बी, और जो हमारा एक्स एक्सिस है इसके बीच का जो एरिया है वो ये हमारा डेफिनेट इंटीग्रेशन बताता है। तो ये इसी चीज़ को हम लोग ज्योमेट्रिकली देखेंगे, यानी कि हम लोग जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन निकाल रहे हैं यानी कि हम इस एरिया का वैल्यू निकाल रहे हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसी चीज़ को हम लोग अभी देखेंगे कि ये कैसे एरिया बता रहा है, और इस एरिया को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो इस एरिया को फाइंड आउट कैसे करेंगे, ये हम लोग अभी देखेंगे। तो इसको मैं एक सिंपल जस्ट एग्जांपल से बता दे रहा हूँ कि हमारा जो, जैसे मैं एक जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे देखिए मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने एक कर्व लिया है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये हमारा कर्व है। मैं जो है इस एरिया को पता कर रहा हूँ, इस एरिया को। ठीक है, मैं इस एरिया को अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये जो है एरिया किसके बीच का है? ये जो एरिया है आपका वो x इज इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और x एक्सिस, इस एरिया को मैं हम लोग पता कर रहे हैं ना। सो इस एरिया को कैसे पता करेंगे वो हम लोग देखेंगे। तो क्या हम लोग प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस कर्व को जो है जो एरिया हम लोग को पता करना है इसको हम डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं। सो ये डिफरेंट रेक्टेंगल में कैसे डिवाइड हो रहे हैं वो चीज़ हम लोग पहले देखते हैं। ठीक है, सो अभी आप देखिए कि हम लोग को डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड करना है, तो हम एक रेक्टेंगल डायरेक्टली यहाँ से यहाँ बना सकते हैं। तो इस केस में क्या है, इस रेक्टेंगल का हम एरिया तो इजीली निकाल सकते हैं। इस रेक्टेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, आपका ये जो ब्रेथ है ये आपका 2 हो गया, और इसका जो लेंथ है वो 1 हो गया, तो इसका एरिया 2 हो जाएगा। बट अब आप देखिए इतना एरिया तो हमने कैलकुलेट नहीं किया ना, तो ये हमारा एक तरह से एरर है ना, यहाँ पे ये एरर है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हमने अगर एक रेक्टेंगल डिवाइड किया, एक रेक्टेंगल में अगर इस एरिया को डिवाइड किया, तो इस एरिया को पता करना टफ है। एक्चुअल एरिया हम लोग को नहीं आ पाएगा। और हम लोग रेक्टेंगल क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज रेक्टेंगल हमारा एक सबसे इजी ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्लोज्ड फिगर है, जिसका एरिया हम इजीली निकाल सकते हैं, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो इसी कारण से हम लोग जो इस एरिया को है, इस एरिया को डिफरेंट रेक्टेंगल्स में डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको जस्ट इसका एक पार्ट दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे तो दो रेक्टेंगल में आ गया ना। तो अब अगर हम इन दोनों रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालना इन दोनों रेक्टेंगल्स का आसान है ना। इस रेक्टेंगल का एरिया और इस रेक्टेंगल का एरिया। बट अभी भी आप देखिए कि जो पहले से एरर है वो कम हो गया। पहले एरर बहुत अधिक था, पहले एरर जो था वो इतना था। अभी क्या हो गया, एरर मेरा इस पोर्शन, ये पोर्शन जो है हमने कैलकुलेट नहीं किया, बट पहले से तो एरर कम हो गया ना। सो इससे हमको साफ पता चल रहा है कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ाते जाएं तो जो हम एग्जैक्ट एरिया के तो एग्जैक्ट एरिया तो नहीं निकाल सकते, बट एरिया जो एक्चुअल है उस एरिया के नज़दीक पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रहा कि हम एक रेक्टेंगल्स का
एरिया अगर हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, है ना? ये हम लोग इजीली पता कर सकते हैं। तो इसी चीज को अब हम लोग क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम इसको जो है 100 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं, तो जस्ट वी विल सी दैट व्हाट विल हैपन। सो अभी तो हमारे पास इतना ही था, है ना। हमने अभी देखा एक रेक्टेंगल्स है। फिर अब हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है बढ़ाएंगे। एक रेक्टेंगल से 100 रेक्टेंगल्स कर देते हैं हम लोग। सो जस्ट वी विल सी कि व्हाट विल हैपन। क्या हम लोग एक्चुअल एरिया के करीब पहुंच सकते हैं? देखिए, सो हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे इस प्रोसेस को देखते हैं। देखिए, अब 3 रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिए तो जो एरिया है उस एरिया के हम लोग और नज़दीक पहुंच गए ना। अगर हम 3 रेक्टेंगल में इसको डिवाइड कर दें तो ये देखिए, ये हमारा जो एरिया है यही एरिया हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं। अदरवाइज ये एरिया कैलकुलेट हो गया, ये एरिया कैलकुलेट हो गया, तो हम एरिया के और भी नज़दीक पहुंच गए। सो इससे हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ा दें तो हम एक्चुअल एरिया के नज़दीक पहुंच सकते हैं। हम चलिए और भी नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स को बढ़ा दे रहे हैं। नंबर्स ऑफ रेक्टेंगल्स हम और भी बढ़ा दे रहे हैं। यहाँ पे देखें, नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 19 रेक्टेंगल्स। तो इस केस में देखिए, अभी भी एरिया हमारा जो है वो, नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जो एरिया है वो एक्चुअल एरिया के बहुत नज़दीक आ गया रेक्टेंगल्स का एरिया। सो इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर इनफाइनेटली मेनी हो जाए देन नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जैसे जैसे नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ रहे हैं तो हमारा जो, यू कैन ऑब्जर्व कि जो एरिया का जो एरर है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। सो आई होप ये आपको इस बहुत इजीली बता रहे थे कि हम लोग मान लेते हैं 100 रेक्टेंगल्स पे पहुंच जाते हैं एक बार, जस्ट देन वी विल सी दैट कि ये लग रहा है कि एग्जैक्टली exactly जो रेक्टेंगल्स का एरिया है वो, नाउ अगर हम जो है यहाँ पे रेक्टेंगल्स को हम लोगों ने ऑलमोस्ट 100 कर दिया। सो नाउ यू कैन ऑब्जर्व कि जो रेक्टेंगल्स के एरिया का जो सम है वो एक्चुअल में कर्व का जो एरिया है, बाउंडेड एरिया, उसके बराबर आ रहा है ना। यहाँ पे आप इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अब इस केस में एक्चुअल एरिया जो है हमारा, जो एक्चुअल एरिया, जस्ट मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ ड्रॉ करके, हमारा एक्चुअल एरिया जो है वो ये है। और रेक्टेंगल्स जो हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा इनलार्ज कर दूं तो अब आप देखिए सारे रेक्टेंगल्स का एरिया हम निकाल सकते हैं। बट अभी भी आप देखिए कि इसमें एरर है हमारा, है ना, इसमें अभी भी हमारा क्या है, एरर है। आप इस चीज को इजीली देख सकते हैं कि ये हमारा एरर्स, यहाँ पे हर पार्ट में थोड़ा थोड़ा एरर है। तो अभी भी 100 रेक्टेंगल्स जो है वो हमारे अभी भी एक्चुअल एरिया को नहीं पता कर रहा है, बट जो एरर है पहले से वो कम हो जा रहा है। ठीक है, तो इसी चीज का हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे अब। ठीक है, इसी चीज को हम लोग अब फॉर्मूले के तौर पे देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका एरिया पता करेंगे। ओके, सो जस्ट सी द फॉर्मूला, कैसे हम इसका अब एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो व्हाट वी विल डू, हम लोग क्या करेंगे इस केस में कि मैं जस्ट थोड़ा सा नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स कम कर दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि एरिया निकालना आसान हो जाए। हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला हम कैसे निकालेंगे वो चीज हम लोग देख रहे हैं ना। ये हमारा कर्व है, इसका एरिया हम निकालना चाह रहे हैं, x इज इक्वल टू
ए से लेकर x इज इक्वल टू बी तक। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया कि इसको पहले दो रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया सपोज। तो ये हमारा दो रेक्टेंगल्स आया, तो एक्चुअल एरिया जो है वो तो ये पूरा है। तो ये वाला पोर्शन हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स में। अगर हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल कर जोड़ दें तो ये सारे एरिया मिसिंग होंगे, बट स्टिल वी कैन फाइंड आउट द एरिया। सो हम लोगों ने देखा देन वी विल व्हाट वी विल डू, वी विल इंक्रीज द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, है ना, जस्ट टू कैलकुलेट द एक्चुअल एरिया। बट इन दैट केस ऑल्सो आपको उस केस में बहुत सारे रेक्टेंगल्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, इन्फिनेटली मैनी, और उन सब के एरिया को जोड़ेंगे तो आपको कर्व का एरिया निकल जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, जस्ट फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, ताकि आप इजिली फॉर्मूले को समझ सकें, इसको हम जो है सपोज कितने रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया, 1 2 3 4 रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। सो बी माइनस, अब हर एक रेक्टेंगल का विड्थ जो होगा इक्वल होगा, हम रेक्टेंगल्स इस तरह ले रहे हैं, है ना। तो टोटल विड्थ कितना है, बी माइनस ए। अगर हम 4 से डिवाइड कर दें देन इट विल टेल यू द विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल। सो विड्थ ऑफ ईच रेक्टेंगल इज बी माइनस ए बाई 4। ठीक है, तो अब हर एक रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ भी निकालना पड़ेगा, है ना। तो लेंथ कितना होगा, तो अब आप देखिए कि जो ये जो लेंथ होगा वो किसके बराबर होगा, यही ये जो लेंथ है ये डिटरमाइन कर रहा है इस फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ। तो इसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, एफ ऑफ ए के बराबर होगा ना, एफ ऑफ ए के बराबर होगा, ये वैल्यू हमारा एफ ऑफ ए के बराबर होगा, यानी कि जो पहला वाला पॉइंट है ना। अब इसको हम लोग जो मान ले रहे हैं वो एच मान ले रहे हैं, जो विड्थ है। तो ये तो हमारा ए हो गया, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा, ये वाला पॉइंट ए प्लस एच होगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ए प्लस 2 एच होगा। ये वाला पॉइंट कितना होगा, ए प्लस 3 एच होगा। और ये वाला पॉइंट कितना होगा, ए प्लस 4 एच, है ना। तो आप यहां से भी देख सकते हैं कि ए इज इक्वल टू 4 एच प्लस बी आ रहा है ना। तो बी का वैल्यू ए प्लस 4 एच, ये सही है। ठीक है, तो अब ये हमारा हो गया, ये इस फर्स्ट रेक्टेंगल का लेंथ जो हो गया एफ ऑफ ए हो गया। सेकंड रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, सेकंड रेक्टेंगल का लेंथ ये है, इसका जो लेंथ होगा, सेकंड रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो एफ ऑफ ए प्लस एच होगा। थर्ड रेक्टेंगल का लेंथ कितना होगा, इस रेक्टेंगल का लेंथ, थर्ड रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, थर्ड रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो एफ ऑफ ए प्लस 2 एच होगा। और जो फोर्थ रेक्टेंगल है, हमारा जो फोर्थ रेक्टेंगल है, फोर्थ रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो होगा एफ ऑफ ए प्लस 3 एच। तो हम लोगों ने सारे रेक्टेंगल्स का लेंथ निकाल लिया। अब इन सारे रेक्टेंगल्स का एरिया अगर हम जोड़ दें देन वी विल गेट द approximate area of the curve, not exact area of the curve. So area of sum of area of rectangle, sum of I'm just going to change the color of the pencil. Okay, sum of area of rectangles, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एरिया ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल एफ ऑफ ए इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सेकेंड रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एच, एरिया ऑफ थर्ड रेक्टेंगल एफ ऑफ ए प्लस 2 एच। अब मेरे ख्याल से आप इसको देख सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस 2 एच इंटू एच एंड एरिया ऑफ फोर्थ रेक्टेंगल ए ऑफ ए प्लस 3 एच, यानी कि फोर्थ रेक्टेंगल में एक कम है एच का जो मल्टीपल है इंटू एच। इन सब में से एच कॉमन आ गया, देन एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो अब इजिली फॉर्मूले में आ गया, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस एच प्लस एफ ऑफ ए प्लस 2 एच एंड प्लस एफ ऑफ ए प्लस 3 एच। So this is area of sum of area of all rectangles, and we can say that this is approximate area of the curve but not the exact area. So अब हमको इस एरर को मिनिमाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बनाने बढ़ाने पड़ेंगे। ठीक है, सो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स अगर आप बढ़ाएंगे सो व्हाट विल हैपन, कि हम बोल रहे हैं कि हम इस जो एरिया है इसको n रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर रहे हैं।
अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि जो लास्ट रेक्टेंगल था, nth रेक्टेंगल, उसका विड्थ जो था वो उसके पहले वाला लाइन डिसाइड कर रहा था, ये लाइन डिसाइड नहीं कर रहा था, उसका लेंथ, ये लाइन डिसाइड कर रहा था। तो इस लाइन को अगर आप काउंट करेंगे तो देखिए फर्स्ट इसका जो लेंथ है वो किसके बराबर आ रहा है, ए प्लस 3h, यानी 4 रेक्टेंगल है तो उससे एक कम, ए प्लस 4 - 1 × h, ये फॉर्मूला आपको जस्ट जनरेट करा रहा है, ठीक है। तो इन द सेम वे ये अगर मेरा मान लीजिए कि nth रेक्टेंगल है, ये मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है, तो ये अगर मेरा फर्स्ट रेक्टेंगल है और ये मेरा nth रेक्टेंगल है, तो इसका जो लेंथ है वो ये डिसाइड करेगा और इसका जो लेंथ है वो ये डिसाइड करेगा। तो इस रेक्टेंगल का जो पोजीशन होगा वो लेंथ कितना होगा, इस रेक्टेंगल का लेंथ आप इजीली अब बता सकते हैं, एफ ऑफ ए प्लस, वहां था 4h बट 3h था यहाँ पे, है ना, तो इससे एक कम यानी n-1 × h इस रेक्टेंगल का लेंथ होगा, है ना। तो सारे रेक्टेंगल को अगर आप सम करेंगे देन व्हाट विल बी द फॉर्मूला, सम ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स क्या होगा, एफ ऑफ ए, कॉमन आ गया था h, आप ऑब्जर्व कीजिए, एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ ए प्लस h, है ना, प्लस डॉट 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 एफ ऑफ ए प्लस n-1 × h, ये था ना, एफ ऑफ ए प्लस n-1 × h। सो दिस इज एरिया, सम ऑफ एरिया ऑफ n रेक्टेंगल्स। अब इसमें अगर हम लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, दैट मीन्स व्हाट, नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स जो है इन्फिनिटली मेनी है, तो ये कैसा दिखेगा रेक्टेंगल, लाइन की तरह ना। तो इस केस में क्या होगा, ये हम बोल सकते हैं ना कि अगर l when n tends to infinity then this area, sum of area of all rectangle will be actually equal to the area of the curve, है ना। so f of a plus n-1 into h, this will be equal to a to b fx dx, यही हमारा फॉर्मूला हो गया। आप इसको समेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, समेशन में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको समेशन में अगर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी h समेशन f ऑफ a प्लस k-1 into h, वेयर k वैरी फ्रॉम, k का वैल्यू कहाँ से वैरी कर रहा है, 0 से लेकर n तक, k का वैल्यू 0 तो देखिए आपको फर्स्ट मिल जाएगा, k का वैल्यू 2 तो सेकेंड रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा, k का वैल्यू 3 तो थर्ड रेक्टेंगल, और k का वैल्यू n तो nth रेक्टेंगल। अब इसमें हम लिमिट में और भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमने जो लिमिट सॉल्व किया है इन्फिनिटी वाला लिमिट सॉल्व नहीं किया। अब आप देखिए कि h का जो वैल्यू है वो है b माइनस ए बाई एन, अगर वहाँ 4 था तो n का वैल्यू 4 था, अगर n इन्फिनिटी को जाएगा तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं h कहाँ जाएगा, 0 को जाएगा। सो हम इस लिमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं, लिमिट s टेंस टू 0 h समेशन f ऑफ a प्लस k-1 into h, where k vary from 0 to n, है ना, और लिमिट s टेंस टू 0। अब इस लिमिट को अगर हम सॉल्व कर दें देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस डेफिनेट इंटीग्रल a to b f of x dx। ओके, सो दिस इज वन मेथड टू फाइंड आउट द एरिया, क्योंकि अब आप देखिए कि जो कर्व का एरिया है उसको एस्टिमेट करने का यही एक मेथड नहीं है। इस केस में हम लोगों ने रेक्टेंगल्स जो लिया है वो कर्व के नीचे लिया है। आप ऑब्जर्व कीजिए, जो हमने रेक्टेंगल्स लिए थे वो कर्व के नीचे लिया था, तो जो रेक्टेंगल का एरिया का जो सम होगा वो एक्चुअल एरिया से कम होगा ना, क्यों, ये सारे एरिया तो मिसिंग हो रहे हैं, तो रेक्टेंगल्स का एरिया का सम जो होगा वो एक्चुअल एरिया से कम होगा। ये एक मेथड है, इसीलिए हम लोग इस तरह जो मेथड से जो निकालते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोअर सम, ठीक है। हम रेक्टेंगल का एरिया जो है एक और मेथड से एस्टिमेट कर सकते हैं, किस तरह, हम चाहे तो रेक्टेंगल्स को, जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि रेक्टेंगल्स जो है वो इस तरह हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं। रेक्टेंगल तो सेम मान लीजिए, यहाँ पे हमने चार इक्वल रेक्टेंगल में डिवाइड किया, तो हम इस तरह से एरिया को एस्टिमेट करें, रेक्टेंगल जो है इस तरह ड्रॉ करें,
रेक्टेंगल इस तरह भी ड्रॉ कर सकते हैं ना। तो इस केस में जो सम ऑफ एरिया ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स विल बी एक्चुअली ग्रेटर देन द एक्चुअल एरिया। तो इस तरह जो हम एरिया पता करेंगे इसको हम बोलते हैं अपर सम। तो लोअर सम और अपर सम अगर इक्वल हो जाएगा तो दैट विल बी इक्वल टू द एक्चुअल एरिया ऑफ द कर्व। ठीक है, तो इस केस में तब फॉर्मूला कैसे बनेगा आप ऑब्जर्व कीजिए। ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इस केस में हम जो लेंथ लेंगे वो किसकी मदद से लेंगे, ये जो सेकंड लाइन है उसकी मदद से लेंगे लेंथ। आप ऑब्जर्व कीजिए, सेकंड लाइन है रेक्टेंगल का जो राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है उसका हम यूज कर रहे हैं। तो इसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा, ये लेंथ जो होगा ये ए है, ये ए प्लस एच है, ये ए प्लस टू एच है, ये ए प्लस थ्री एच है, और ये ए प्लस फोर एच है। तो अब इस केस में हम इसका यूज कर रहे हैं तो लेंथ कितना हो जाएगा, ये जो लेंथ हो जाएगा वो एफ ऑफ ए प्लस एच हो जाएगा। ये लेंथ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस टू एच हो जाएगा। इसका लेंथ कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस थ्री एच। और इसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, एफ ऑफ ए प्लस फोर एच। तो इस केस में सम ऑफ एरिया of rectangles, this is equal to length into breadth, area of first rectangle, f of a plus h into h plus f of a plus 2h into h, f of a plus 3h into h, and f of a plus 4h into h। सो इस केस में भी h कॉमन हो गया तो एरिया क्या आ गया, f of a plus h, f of a plus 2h, f of a plus 3h, f of a plus 4h। इसको अगर हम समेशन में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, h समेशन f of a plus के एच। इस केस में k का वैल्यू जो है वेरी करेगा 1 से लेकर 4 तक, है ना। तो अगर इसी को हम n रेक्टेंगल्स में अगर डिवाइड कर दें तो ये फॉर्मूला कैसे जनरलाइज हो जाएगा, h समेशन k वेरी फ्रॉम 1 टू n। 4 रेक्टेंगल्स में हमने डिवाइड किया था, f ऑफ a प्लस के एच। और अगर हम इसमें लिमिट लगा दें, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, द नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स का सम जो होगा वो एक्चुअल एरिया के बराबर हो जाएगा, f ऑफ a प्लस के एच एंड k वेरी फ्रॉम 1 टू n। और हमारे पास ऑलरेडी जो h का फॉर्मूला है वो कितना है, b माइनस ए बाई एन, है ना। h का फॉर्मूला है तो अगर n इंफिनिटी को जाएगा तो h कहाँ जाएगा, जीरो को जाएगा। तो हम इसको लिमिट को रिप्लेस कर सकते हैं ना, लिमिट h टेंस टू जीरो, h समेशन k वेरी फ्रॉम 1 टू n f ऑफ a प्लस के एच। so this will be equal to the value of definite integration a to b, है ना, f ऑफ x dx। यानी कि इस लिमिट को सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो इस डेफिनेट इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा। सो वी गॉट टू फॉर्मूला, वन इन टर्म्स ऑफ अपर सम, जब हम लोग जो एक्चुअल एरिया है रेक्टेंगल का सम का एरिया जो है वो एक्चुअल एरिया से अधिक होगा, अपर सम एंड लोअर सम दोनों का वैल्यू बराबर होगा जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा। तो उस केस में हम ये कॉन्सेप्ट आपको एक चीज और भी दे रहा है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जरूरी नहीं है कि हमेशा एग्जिस्ट करे। when upper sum will be equal to lower sum then they are equal and value of definite integration will exist। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हायर क्लासेस के लिए है बट ये इससे हम एक आइडिया ले सकते हैं। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट ऑल्सो। यही काम हमने इसमें भी किया है, यही चीज हम लोगों ने एनिमेशन में भी देखा था कि हम जो है हर बार रेक्टेंगल्स का एरिया पता कर रहे हैं। तो एरिया पता कर रहे हैं तो हम हर बार क्या कर रहे हैं, जैसे ये लोअर सम है तो इसमें हम इसका वैल्यू पता कर रहे थे, है ना, हर रेक्टेंगल्स का एरिया को जोड़ रहे थे। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस पार्ट।